जोहार दोस्तों, मैं मोनिका कुमारी आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स पे स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग आगामी परीक्षा जो हमारा आ रहा है JSSC सीजीएल, उसके लिए यहाँ पे एवरी मंडे को नेशनल जीके के 30 प्रश्न करवाए जाते हैं। इससे पहले मैं प्रीवियस ईयर प्रश्न भी बता चुकी हूँ और 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ। तो ये हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है जहाँ नेशनल जीके के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। आप सिलेबस से भी अवगत होंगे, जहाँ पे करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जो भी आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने स्टडी फॉर गोल्स के ऐप को डाउनलोड नहीं किया होगा तो आप गूगल प्ले स्टोर से जाके हमारा स्टडी फॉर गोल्स के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप वहाँ पे अपने सुविधा अनुसार जो भी आपका पेपर है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उस अनुसार आप वहाँ विजिट करके वो कोर्स को आप ले सके। और साथ ही साथ वहाँ एवरी संडे टेस्ट भी प्रोवाइड कराया जाता है एंड फ्री में भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे, तो आप उन सब चीज़ों का भी लुत्फ उठा सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3 को, जो कि बिल्कुल प्रीवियस ईयर और सिलेबस बेस्ड है, जहाँ पे आपको एक प्रश्न सही करने के 3 मार्क्स मिलते हैं और फिर एक अगर गलत होता है तो -1 हमारा नेगेटिव मार्किंग हो जाता है। तो पहला प्रश्न लेते हैं। जैसे कि करंट अफेयर से ये चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंडिंग हुआ है, तो इससे प्रश्न काफ़ी संभावना है, बहुत हद तक के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो करंट अफेयर्स के टॉपिक में मैं इसी प्रश्न को इंक्लूड की हूँ। तो पहले प्रश्न के साथ देखते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है, चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को किस नाम से जाना जाएगा। फ्रेंड्स, आप सभी को मैं यहाँ पे बता देती हूँ, इसे शिव शक्ति बिंदु के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री जब इसरो के साइंटिस्ट को संबोधित कर रहे थे इस चंद्रयान 3 के लैंडिंग मतलब सक्सेसफुल लैंडिंग पे, तो तभी उन्होंने इस बात के लिए घोषणा किया था कि शिव शक्ति बिंदु के नाम से जाना जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, क्योंकि ये हम लोगों ने बहुत कुछ जाना, लेकिन उस स्थान का ऐसा घोषणा भी हुआ है। इन चीज़ों को नाम में याद रखना है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2024 में ब्रिक्स समूह में कितने नए देश शामिल किए जाएंगे। तो आपको ये भी ध्यान होगा फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री ब्रिक्स समिट में गए हुए थे इसी दौरान, ठीक है, 23 से 24 अगस्त। जब 23 अगस्त को हमारा चंद्रयान साउथ पोल पे लैंड किया सक्सेसफुली, तो प्रधानमंत्री ब्रिक्स का वहाँ पे सम्मेलन हो रहा था, तो साउथ अफ्रीका गए हुए थे। तो अभी ब्रिक्स में आपको पता है कि ब्राज़ील है, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, लेकिन इसका और मतलब विस्तार किया जाने का बारे में सोचा जा रहा है, जहाँ पे इस बार कुल 6 नए देश को जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इससे पहले देखिए, दक्षिण अफ्रीका में तो आयोजित हुआ था ब्रिक्स सम्मेलन, ठीक है, 2023। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के द्वारा नए सदस्यों को शामिल करने की घोषणा की गई है, ठीक है। तो सीरियल रामफोसा यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और नए सदस्यों के नाम अगर बताएं कि कौन 6 नए सदस्य हैं, तो अर्जेंटीना, ठीक है, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, ये सब ऐसे जो 6 देश हैं जिनको जोड़ा जाएगा ब्रिक्स में। और पहले से जो सदस्य जो ब्रिक्स की स्थापना किए, तो वो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ये है। दक्षिण अफ्रीका 2011 में जुड़ा है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका 2011 में जुड़ा है, पहले से नहीं था ये। अगला प्रश्न है, यूट्यूब पर दुनिया का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला लाइव स्ट्रीम वीडियो कौन सा बना है। तो फ्रेंड्स, बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि चंद्रयान 3 ये सबसे ज़्यादा यूट्यूब पर लाइव देखे जाने वाला वीडियो बन चुका है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी काफ़ी अनोखा प्रश्न था। तो आप सभी को पता है कि इसरो ने यूट्यूब के मतलब लाइव स्ट्रीम परफॉर्मेंस पर एक शानदार उपलब्धि हासिल की है। चंद्रयान 3 जब लैंड कर रहा था चांद के साउथ हिस्से पे, तो ये सॉफ्ट लैंडिंग लाइव टेलीकास्ट ने मतलब लगभग 80 लाख से अधिक लोगों ने इसे, दर्शकों ने देखा है। तो ये मतलब पूरा सब कह सकते हैं कि हाँ, ये एक शानदार बात हो सकता है हम भारतीयों के लिए। प्रश्न 4, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स, 23 अगस्त को ही प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये दिवस चंद्रयान 3 के चांद की सतह पर सफल लैंडिंग करने की याद में मनाया जाएगा। तो ये प्रश्न अब हमेशा के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब ये मतलब नेशनल डे एक हो चुका है, बाकी नेशनल डे में ये अब इसे भी इंक्लूड कर लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये करंट अफेयर्स से प्रश्न थे। तो अब आगे हम लोग देखते हैं।
खासी पूर्वोत्तर पर भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसकी राजभाषा है? तो ये किसकी राजभाषा है? तो मेघालय की राजभाषा है। अपने गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों के भी नाम सुने होंगे जो आपको मेघालय में देखने को मिलता है। तो खासी जो राज्य भाषा है वो मेघालय राज्य की राजभाषा है। ये आपको भारत के पूर्वी क्षेत्र में, मतलब भारत का पूर्वी हिस्सा में एक नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 6, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? तो फ्रेंड्स, इंडोनेशिया की पहले जो राजधानी थी वो जकार्ता थी, लेकिन अभी ये लगभग जब G20 पिछले बार 2022 में हो रहा था, ठीक है, तो तभी एक कह सकते हैं इंडोनेशिया आपको पता है द्वीप में स्थित है, तो समुद्र का जल स्तर ज़्यादा होने के कारण यहाँ बाढ़ की संभावना है। तो ऐसे में राजधानी अगर बाढ़ में डूब जाएगी तो काम कैसे होंगे ऑफिशियल का, जिसके कारण इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी को जकार्ता से हटाकर, ठीक है, बोर्नियो द्वीप पर शिफ्ट कर दिया है, जिसका नाम क्या है? तो नूर संतारा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। तो इसे तेजी से विकसित भी किया जा रहा है क्योंकि कैपिटल है तो इसे डेवलपमेंट करना ज़रूरी है। प्रश्न 7, वेनेजुएला की मुद्रा का क्या नाम है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए देखते ही समझ में आ रहा होगा कि वेनेजुएला बोलियर इसकी मुद्रा का नाम है, ठीक है। तो ये एक दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है वेनेजुएला, और इसकी राजधानी क्या है? तो काराकास इसकी राजधानी है। तो यहाँ कैपिटल तो मतलब मैं बता दी हूँ, और करेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और किस महाद्वीप में स्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। तो ये राजधानी काराकास, इसकी राजधानी काराकास, और दक्षिण अफ्रीका मतलब दक्षिण अमेरिका के उत्तर में स्थित एक उष्णकटिबंधीय प्रदेश है, ठीक है। और अगर इसके पूर्व में बात करें तो गुयाना, दक्षिण में ब्राज़ील और पश्चिम में कोलंबिया राष्ट्र, और इसके उत्तर में कैरेबियन द्वीप समूह एवं पूर्व में अटलांटिक महासागर स्थित है, ठीक है। वेनेजुएला के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था ये। प्रश्न 8, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है। 2 कथन दिए हुए हैं, इन्हें हम पढ़ते हैं। पहला कथन बोल रहा है इसमें मूलतः 8 अनुसूची शामिल थे। तो 8 अनुसूची शामिल थे, ये करेक्ट है। वर्तमान में 12 है, पर यहाँ थे बोला जा रहा है, मतलब कि जब हमारा संविधान बना था तब 8 अनुसूची थे, अभी 12 अनुसूची है। स्टेटमेंट बी बोल रहा है केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। दोनों कथन सत्य है। भूटान देश के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे लंबी है? तो फ्रेंड्स, भूटान देश के साथ भूटान हमारा पड़ोसी देश है, ठीक है। भारत का पड़ोसी देश भूटान है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। असम का जो सीमा लगता है, हमारा असम राज्य जो है उसकी सीमा भूटान देश के साथ सबसे लंबा लगता है, ठीक है। 699 किलोमीटर लगता है, ठीक है। और भारतीय राज्यों में असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये सारे भूटान देश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, जहाँ सबसे लंबा असम का है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 तथा सूची 2 का मिलान करने के लिए यहाँ पे बोला गया है। तो सूची 1 में क्या दिया गया है? इलाहाबाद की संधि, मंगलोर की संधि, सालबाई की संधि और मद्रास की संधि। सूची 2 में यहाँ पे ईस्वी दिए गए हैं, वर्ष दिए गए हैं, ठीक है, कि ये कब कब हुआ था। तो यहाँ पे अगर इसको मैं करेक्ट आंसर बताऊँ, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा अप डाउन हो चुका है प्रश्न। तो देखिए, सबसे पहले आप ये चीज़ जानिए कि इलाहाबाद की संधि हुई क्यों थी, ठीक है। तो इलाहाबाद की संधि मतलब जो इलाहाबाद की प्रथम संधि जो रॉबर्ट क्लाइव तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी, कब हुई थी? तो 12 अगस्त 1765 को हुई थी, ठीक है। तो इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 ईस्वी को हुई थी। तो कह सकते हैं 1 का 4 हो जाएगा, ठीक है। और वहीं पे अगर मंगलोर की संधि की बात करें तो मंगलोर की संधि 1784 ईस्वी में हुई थी। 11 मार्च 1784 में मंगलोर की संधि टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 2 का मतलब ए का ये बी हो गया, बी का 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है सालबाई की संधि। तो सालबाई की संधि जिसने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त किया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच 17 मई 1782 को हस्ताक्षर किए गए थे। तो सी का 1 हो जाएगा, मैं 1782 ईस्वी में, ठीक है। और लास्ट बचा मद्रास की संधि। तो मद्रास की संधि कब हुई थी? तो 1769 को 1769 को हुआ था। पहले एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त कर दिया गया था और यह ब्रिटिश और मैसूर के हैदर अली के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। तो यहाँ पे डी का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन में देख सकते हैं 4213 कहाँ पे है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4213
1, 3 आपको देखने को मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये आपको चारों संधि के बारे में भी जानने को मिल गया कि ये संधि क्या थे। ठीक है, और इसके बारे में भी मैं आपको बता दी। इसका आप डिटेल में अगर देखना चाहेंगे तो हमारे ही जुनून बैच में मैं मॉडर्न हिस्ट्री के तहत पढ़ाई हुई हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे आपको सारे ये टॉपिक्स देखने को मिल जाएगा, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री में कंप्लीटेड है। तो आपको वहाँ डिटेल से पढ़े होंगे, क्लासेस किए होंगे, तो आपके लिए ईजी होगा प्रश्न को करना। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है। पहला हम लोग पढ़ते हैं, बाणगंगा यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है, दूसरा कथन बोल रहा है काली सिंध बेतवा नदी की सहायक नदी है। तो काली सिंध बेतवा नदी की सहायक नदी नहीं है, ये चंबल नदी की सहायक नदी है। तो कथन बी जो यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। प्रश्न 12, भारत में सदाबहार क्रांति की प्रेरणा कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, MS स्वामीनाथन सदाबहार क्रांति के प्रेरणा है। ठीक है, तो भारत में सदाबहार क्रांति के लिए अगर किसी का नाम ध्यान में रखा जाता है तो MS स्वामीनाथन है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड प्रश्न हो जाते हैं। इन्हीं के प्रयासों से गुजरात में अमूल की स्थापना हुई है। आपको एक और फैक्ट्स बता देती हूँ इनके बारे में। ठीक है, तो दूध उत्पादन का जनक इन्हें ही कहा जाता है। ठीक है, इनके प्रयासों से ही अमूल, आपको पता है कि बहुत बड़ा ब्रांड कंपनी है। प्रश्न अगला देखते हैं, 13, हीरा जो कि एक कीमती खनिज है, इनमें से किस स्थान में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, हीरा आपको मध्य प्रदेश पन्ना में देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, 42वां संविधान संशोधन में इनमें से किस विषय को जोड़ा गया था। तो किस विषय को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन। अगर आप इंडियन पॉलिटी का जुनून बैच में क्लास किए होंगे, ठीक है, तो वहाँ भी पूरा डिटेल से पूरा भारतीय संविधान को पढ़ाया गया है मेरे ही द्वारा नेशनल जीके में। तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा वो क्लास। तो आपको ये सब प्रश्न, नेशनल जीके का प्रश्न करने के लिए जो भी सब्जेक्ट बेसिक सिलेबस में दिए हुए मेन वो तो आपको कोर्सेज को करना ही पड़ेगा। तो आप विजिट कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन में। तो प्रश्न पे आते हैं कि 42वां संविधान संशोधन में इनमें से किस विषय को जोड़ा गया। क्या मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, या राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, या 12वीं अनुसूची, या शिक्षा का अधिकार। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य को ही जोड़ा गया है। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में आया था। इस संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता जोड़े गए थे। इसमें राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्य का उपबंध शामिल किया गया और इसके तहत संवैधानिक संशोधन को न्यायिक प्रक्रिया से बाहर किया गया और नीति निर्देशक तत्वों को व्यापक बनाया गया। तो ये सारे चीज आपको इंडियन पॉलिटी के लेक्चर को देखेंगे तो आप वहां पे क्लियरली समझ पाएंगे कि ये सब चीजें क्या होती हैं। प्रश्न 15, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। फ्रेंड्स, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे बुद्ध के द्वारा, गौतम बुद्ध के द्वारा, तो सारनाथ में दिया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 16, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था। तो फ्रेंड्स, इनमें से क्या दंड दिया जाता था, काफी कठोर दंड दिया जाता था। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मृत्यु दंड। प्रश्न 17, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे। तो फ्रेंड्स, महात्मा गांधी के द्वारा अगर मतलब कोई प्रथम आदिवासी जो नेता थे उनके विचारों से प्रभावित हुए थे तो उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जोड़ान नाग। ठीक है, तो यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर हो जाए। प्रश्न 18, वायुमंडल की कौन सी परत दूर संचार प्रणाली के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए की जाती है। ये भी मैं आपको ज्योग्राफी में पूरा डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ ये टॉपिक को। ठीक है, आपको अगर आपने किया होगा क्लास तो इसका ऐसे करेक्ट आंसर मैं आपको बता देना चाहूंगी, आयन मंडल। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आयन मंडल दूर संचार प्रणाली के लिए प्रयोग होता है। इसमें विद्युत अवशोषित कण की अधिकता होती है और इसकी ऊंचाई कितनी होती है तो 640 किलोमीटर होती है, 80 से 640 किलोमीटर तक होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 19, भारत में निम्न राज्यों में उच्च से निम्न जनसंख्या घनत्व का 2011 की जनगणना के अनुसार सही क्रम क्या है। तो सही क्रम क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूछ रहा है उच्च से निम्न जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व आप समझते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी कि 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सो पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले स्थान पर बिहार आता है। ठीक है, तो मतलब कि 1 किलोमीटर में ज़्यादा आपको जनसंख्या कहाँ देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा, तो बिहार में, फिर उत्तराखंड, पंजाब और फिर झारखंड। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है।
अगला प्रश्न देखते हैं। 1991 की औद्योगिक नीति के अनेक बिंदुओं पर आलोचना हुई थी, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिंदु उनमें से शामिल नहीं था? तो ये आपको पता है एलपीजी जो रिफॉर्म आया था 1991 में, तो उसमें से पूछ रहे कि इसमें से कौन सा एक पॉइंट है जो ये इंक्लूडेड नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि सेक्टर की उपेक्षा। ठीक है, इसके अलावा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, विदेशी प्रतियोगिता से खतरा हो, विदेशी निवेश में गलत विश्वास हो, इन सब चीज़ों के लिए चर्चा हुई थी। क्योंकि आपको पता है कि हमारा इंडियन इकोनॉमी को तभी ओपन किया गया था फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए या बाहरी विदेशी कंपनियों के लिए 1991 में ही, जब हमारा सारा फॉरेन रिजर्व खत्म हो चुका था। तो उस दौरान तो यहाँ कृषि सेक्टर के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ था 1991 में। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा शेयर का पूंजी विनिवेश के लिए रंगराजन समिति की नियुक्ति कब की गई? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1993 में। ठीक है, तो भारत सरकार द्वारा शेयर का पूंजी विनिवेश के लिए 1993 में रंगराजन समिति की गठन की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न 22। सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाएं ब्रिक ब्राजील, रूस, भारत, चीन में दक्षिण अफ्रीका को कब सम्मिलित किया गया? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताई थी, ठीक है, स्टार्टिंग में ही बताई थी कि 2011 में इसे शामिल किया गया। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये सारे जैसे आपको ब्राजील साउथ अफ्रीका महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करते देखने को मिल जाएगा, रूस यूरोप के लिए, भारत और चीन एशिया से, लेकिन अफ्रीका से कोई भी नहीं था। तो दक्षिण अफ्रीका ही पूरे अफ्रीका महाद्वीप में एक ऐसा देश था जो बाकी देशों से अर्थव्यवस्था में मजबूत था। क्योंकि आपको पता है अफ्रीका में बहुत गरीबी है, डेवलपमेंट नहीं है, बहुत भुखमरी है, किस तरह से वहाँ पे चीज़ें होती हैं। तो इन देशों का प्रयास था कि इसे एक इन्वेस्टमेंट का क्षेत्र बनाया जाए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाए, यहाँ पे चीज़ों को मतलब अपने इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए सुधार किया जाए। तो यहाँ पे 2011 में आपको साउथ अफ्रीका को जोड़ा गया था। ठीक है, जो अभी ब्रिक्स में ब्रिक्स समिट चल रहा है, साउथ अफ्रीका में ही अभी समाप्त हुआ है। प्रश्न 23। भारत में राज्य सरकारों में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः राजस्व कर का भाग नहीं होता है? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीमा शुल्क। भारत में राज्य सरकारों में एक राजस्व कर का भाग नहीं होता है। ठीक है, तो इसे यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 24। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? ये 15 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न 25। ऋग्वेद में कुल कितनी रचनाएं हैं? तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा 1028 है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंशिएंट हिस्ट्री से प्रश्न था। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो अन्नामुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा कथन है अन्नामुडी चोटी की ऊंचाई 2696 मीटर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सत्य है। ठीक है, तो ये आपको दक्षिण भारत में देखने को मिल जाएगा। प्रश्न 27। भारत में निम्नलिखित तेल क्षेत्रों में से कौन सा एक सर्वाधिक प्राचीन है एवं अभी तेल उत्पादन कर रहा है? तो फ्रेंड्स, डिगबोई आपको पता है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। असम में आपको देखने को मिलेगा। तो डिगबोई में एशिया में पहली बार तेल कुएं का खनन हुआ था। ठीक है, 1901 में यहाँ एशिया की पहली रिफाइनरी को शुरू किया गया था। तो डिगबोई असम राज्य में स्थित है। तो यहाँ तेल कुआं है अपना हमारा, बट उतना मात्रा में तेल नहीं उत्पादन होता है, बट फिर भी। प्रश्न 28। इनमें से कौन सा सामुदायिक विकास योजना का उद्देश्य है? तो फ्रेंड्स, इनमें से कौन सामुदायिक विकास योजना का उद्देश्य है? तो ग्रामीण समुदाय का सर्वांगीण विकास करना, सामुदायिक भावना का प्रचार प्रसार, रोजगार के नए अवसर। तो उपयुक्त सभी यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सामुदायिक विकास आप देख सकते हैं हमारे सिलेबस में पेपर 3 में सामुदायिक विकास भी टॉपिक मेंशन किया हुआ है, इसके बारे में भी पढ़ना, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। प्रश्न 29। ब्रोकन विंग्स किसके द्वारा लिखा गया है? तो ब्रोकन विंग्स एक आप पोएट मतलब कविता की तरह है। ठीक है, ये सरोजनी नायडू के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कविता है इनके द्वारा पोएट, तो ये ऑप्शन ए सरोजनी नायडू आपको ध्यान में रखना है। आखिरी प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कौन ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? तो विलियम हॉकिंस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे 30 प्रश्न आपके समाप्त होते हैं।
ये थे नेशनल जीके के सिलेबस बेस्ड 30 प्रश्न। इसके अलावा अगर आपका अन्य आप अगर जैसे मतलब आपको अगर टेस्ट वगैरह देना है तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ पे देख सकते हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड की गई है, ठीक है। कंप्लीट नागपुरी हो, खोटा हो, इंग्लिश रिलेटेड पेपर हो, प्रीवियस ईयर्स झारखंड के सारे आपको देखना हो, खोटा का कोर्स पूरा कंप्लीट लेना हो, ठीक है। जो भी कुछ ऐसे चीज़ें आपका अगर है, खोटा का टेस्ट अगर आपको लगाना है तो इन सब चीज़ों के लिए आप हमारा स्टडी फॉर गोल्स चैनल को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको आपकी सुविधा अनुसार झारखंड जीके हो पूरा मतलब सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएगी फ्रेंड्स। तो ये आपके लिए था आज का हमारा सेट नंबर 3 नेशनल जीके का। तो आप सभी का धन्यवाद। इस क्लास को यहाँ पे समाप्त करते हैं, फिर हमारा नेक्स्ट सेट आएगा नेक्स्ट मंडे को, तो फिर वहाँ पे आपसे मिलते हैं।